आवाज़ आ रही है मेरी ना सभी को? ठीक है, अच्छा। हाँ बच्चे, अच्छा ठीक है, पूछ लेते हैं बाकी ठीक है। हाँ, सबसे पूछ लेते हैं फिर अगर सब क्यों, क्या हो गया? ठीक है बच्चे। अच्छा, क्यों? वहाँ पे क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो बात कर लेते हैं अच्छे से। हाँ ठीक है, पूछ लेंगे। चलो अभी क्लास शुरू करते हैं बच्चे, ठीक है ना? कहाँ तक हुआ था उस दिन, हमने कहाँ तक किया था बच्चे? पॉलिटिकल रीजन्स के अंतर्गत जो राजनीतिक शासन प्रणाली थी बच्चे, उसमें कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? ठीक है, तो उस दिन मैंने आप, ठीक है ना, लोकतांत्रिक सरकार के बारे में भी बता दिया था मैंने तुम लोगों को, और जो गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है बच्चे, उसके बारे में भी मैंने बता दिया था। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, जो टॉपिक हमें करना है वो करना है शासन के प्रकार। ठीक है ना? तो शासन के प्रकार को तुम दो भागों में क्या कर सकते हो, विभाजित कर सकते हो। शासन के जो प्रकार होते हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है ना? दो भागों में हम लोग शासन के प्रकार को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है ना? एक को तो आप बोल सकते हो एकात्मक शासन, ये पता ही है आप लोगों को, और दूसरा जो होता है बच्चे वो होता है संघात्मक शासन। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट, दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है। ठीक है ना? एकात्मक शासन हो सकता है या फिर संघात्मक शासन हो सकता है। ठीक है, ये दो प्रकार के सरकारें होती हैं, दो प्रकार की शासन प्रणाली होती है बच्चे। अब एक्चुअली कहाँ पे एकात्मक शासन होगा, ठीक है, और कहाँ पे संघात्मक शासन होगा बच्चे। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या होता है कि परिस्थितियां जो हैं वो निश्चित करती हैं कि कहाँ पे एकात्मक शासन आपको देखने को मिलेगा, और परिस्थितियां ही निश्चित करती हैं बच्चे कि कहाँ पे आपको संघात्मक शासन देखने को मिलेगा बच्चे। तो दो प्रकार के हम लोग शासन प्रणाली की बात करते हैं। तो आज हम लोग जो सबसे पहले जिस शासन प्रणाली के बारे में बात करेंगे बच्चे, या जिस शासन के बारे में बात करेंगे, वो है एकात्मक शासन। ठीक है, हेलो, हाँ बच्चे, सभी की आवाज कट कट के आ रही है? सिर्फ तुम्हारे यहाँ? बाकी जगह पे बच्चे आवाज कट कट के आ रही है। तुम कहाँ बैठी हो? थोड़ा सा तुम बाहर हो जाओ ना, बाहर थोड़ा सा हो जाओ, देख लो नेटवर्क इशू हो रहा होगा तो इसलिए थोड़ा सा आवाज कट कट के आ रही है। बाकी तो सही आ रही है। हाँ, आवाज़ तो बाकियों के सही आ रही है। यहाँ पे तीन है, चार तुम लोग जो हो, तीन में के पास तो सही आवाज़ है। हाँ अच्छा, चल थोड़ा सा इधर उधर होता है, देख लें नेटवर्क इश्यूज हो रहा होगा। ठीक है, बात हम कर रहे थे बच्चे एकात्मक शासन के बारे में। तो एकात्मक जो शासन प्रणाली है बच्चे, ठीक है, तो उसके लिए कुछ परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, और उन परिस्थितियों के आधार पे ही बच्चे हम लोग क्या करते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली की नींव रखी जाती है। तो एकात्मक जो शासन प्रणाली होती है बच्चे, ठीक है, उसके लिए पहला कारण ये होता है कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सामाजिक और भौगोलिक वातावरण। अगर कहीं पे एकात्मक शासन प्रणाली स्थापित है बच्चे, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा तुम्हें कि यहाँ की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार की हैं जिसके वजह से यहाँ पे एकात्मक शासन प्रणाली अपनाया जा रहा है। तो शासन प्रणाली के लिए जो जिम्मेदार एक कारक होता है बच्चे, उसमें सामाजिक एवं भौगोलिक वातावरण भी होते हैं बच्चे। जो सामाजिक और भौगोलिक वातावरण है बच्चे, वो कहीं ना कहीं शासन प्रणाली को निश्चित करते हैं। ये तुम्हें ध्यान में रखना है बच्चे। दूसरी चीजें आती हैं कि अगर जिन देशों में
सामाजिक विविधता है बच्चे, जिन देशों के अंदर सामाजिक विविधता है, ठीक है ना, जिन देशों में सामाजिक विविधता है मतलब जाति को लेकर, धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर, भाषा को लेकर, ठीक है, तो जिन देशों में विविधता होती है बच्चे, वहां पे तो एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाना थोड़ा सा क्या हो जाता है, टफ होता है, कि वहां पे हम लोग एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाना थोड़ा सा माना जाता है कि अगर एकात्मक शासन प्रणाली को सामाजिक विविधता वाले देश में अपनाया जाएगा तो वहां पे एकात्मक शासन प्रणाली क्या हो सकती है, असफल हो सकती है बच्चे। इसलिए बोला जाता है कि जिन देशों में सामाजिक विविधता का अभाव एवं भौगोलिक क्षेत्र छोटा है उनमें एकात्मक शासन का प्रयोग किया जाता है बच्चे। यानी जिन देशों में सामाजिक विविधता नहीं है बच्चे, मतलब जहां पे एक ही जाति के लोग हैं, एक ही संस्कृति को अपनाने वाले लोग हैं, एक ही भाषा को बोलने वाले लोग हैं बच्चे, तो उसको माना जाता है कि वहां पे सामाजिक विविधता नहीं है बच्चे। तो उस जगह पे एकात्मक शासन प्रणाली क्या हो सकती है, स्थापित हो सकती है। या फिर जिस देश का भौगोलिक क्षेत्र क्या हो, छोटा हो, तो वहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली को स्थापित कर सकते हैं बच्चे। ये तुम्हें ध्यान में रखना है, पेपर में सीधा पूछा जाएगा कि एकात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। 4 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से तुम्हें ढूंढना है। तो एकात्मक जो शासन प्रणाली होती है बच्चे, वो वहीं पर कार्य करेगी जहां पे सामाजिक विविधता का अभाव हो और जहां पे क्षेत्र छोटा हो बच्चे। अगर एकात्मक शासन का शुद्ध रूप यानी प्योर मॉडल देखना है बच्चे, तो तुम ब्रिटेन में देख सकते हो। ब्रिटेन क्या एक छोटा सा देश है बच्चे, बहुत बड़ा देश नहीं है। ब्रिटेन एक बहुत छोटा सा देश है और वहां पे सामाजिक जो विविधता है उसका अभाव है, यानी उस समाज में सामाजिक विविधता नहीं है। सभी व्हाइट मैन है, सारे अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, अंग्रेजी संस्कृति को अपनाने वाले हैं। तो वहां पे एकात्मक शासन क्या कर सकता है, बेहतर कार्य कर सकता है बच्चे। इसलिए ब्रिटेन में तुम्हें एकात्मक शासन दिखेगा। नेक्स्ट लिखा गया है बच्चे उसमें कि इसमें स्थानीय सरकार केंद्र सरकार के अधीन होती है बच्चे। तो जहां पे एकात्मक शासन प्रणाली होती है बच्चे, जहां पे एकात्मक शासन होता है, वहां पे 2 प्रकार की सरकारें होंगी। एक तो सीधा केंद्र सरकार होगी और दूसरा क्या होगी, स्थानीय सरकार होगी। एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र सरकार होती है बच्चे और सीधा स्थानीय सरकार होती है, बीच में राज्य सरकार नहीं होती है। जहां एकात्मक शासन प्रणाली होता है बच्चे, वहां पे सीधा केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार, और केंद्र सरकार के अधीन, केंद्र सरकार के नियंत्रण में स्थानीय शासन जो है बच्चे वो क्या करता है, कार्य करता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में लोकल गवर्नमेंट को क्या करना होता है, कार्य करना होता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो जो गाइडलाइंस देगा उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लोकल गवर्नमेंट को क्या करना होता है, वर्क करना होता है। तो एकात्मक शासन में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, सीधा एक केंद्र की सरकार होती है और दूसरा क्या होती है, स्थानीय सरकार, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं बच्चे। ये विशेषताएं तुम्हें एकात्मक शासन में क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे आओगे बच्चे तो एकात्मक शासन में जनरली क्या होता है कि जो एकात्मक शासन में जो संपूर्ण शक्तियां होती हैं, वो संपूर्ण शक्तियां किसके पास हो जाती है, केंद्र के पास होती है। यानी जो एकात्मक शासन जहां पे होगा बच्चे, और एकात्मक शासन के अंतर्गत जो संविधान बना होगा बच्चे, वो संविधान क्या कर देता है, पूरी की पूरी शक्तियां केंद्र को देता है। स्थानीय सरकार के पास भी शक्तियां नहीं होती हैं। स्थानीय सरकार कार्य करती है बच्चे, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य दिए जाते हैं उसी कार्य को स्थानीय सरकारें जो हैं वो कर पाती हैं बच्चे। उनके पास अलग से कोई स्थानीय सरकार के पास अधिकार नहीं होता है। जैसे भारत में तुम देखोगे बच्चे, तो भारत में पंचायती राज अधिनियम है, पंचायती राज एक्ट है। तो पंचायती राज जो एक्ट है भारत का बच्चे, वो भारत के स्थानीय सरकारों को शक्तियां प्रदान करता है और अधिकार प्राप्त करता है। लेकिन जब ब्रिटेन में तुम जाओगे बच्चे, और ब्रिटेन का जब संविधान तुम उठाकर देखोगे या जो भी वहां पे कानून है उसको उठाकर देखोगे, तो वहां पे केंद्र को सबसे अधिक शक्तियां दी गई हैं, और केंद्र जो है वो स्थानीय सरकारों को कुछ कार्य देता है और उसी कार्य को स्थानीय सरकारें कर सकता है। लेकिन जहां पंचायती राज अधिनियम बने हैं जिन देशों में बच्चे, जहां पे पंचायती राज अधिनियम जैसी चीजें हैं या लोकल गवर्नमेंट एक्ट हैं बच्चे, उनके पास क्या होती है, अपनी कुछ शक्तियां होती हैं और उन शक्तियों का वो लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से उपयोग करते हैं। तो ये ध्यान में रखना होता है बच्चे कि जो एकात्मक शासन होता है यानी यूनिटरी गवर्नमेंट जहां पे होती है, वहां पे सेंटर के पास कंप्लीट पावर होती है। पूरा का पूरी जो शक्तियां होंगी वो केंद्र के पास होंगी।
यूनिटरी गवर्नमेंट यानी एकात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं बच्चे, एकात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन आपको नहीं मिलेगा। केंद्र और राज्य और स्थानीय शासन के बीच में शक्तियों का विभाजन एकात्मक शासन में नहीं किया जाता। एकात्मक शासन में पूरी शक्तियां हम किसको दे देते हैं? केंद्र को देते हैं। राज्यों के पास किसी प्रकार की शक्तियां, राज्य तो होती ही नहीं, राज्य सरकारें तो वहां होती नहीं है, वहां पे स्थानीय सरकारें होती हैं, लेकिन स्थानीय सरकारों के पास कोई शक्तियां खास होती नहीं है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन, इन व्यवस्थाओं में राज्य सरकार एक नगर निगम की तरह से होती हैं और उनके पास संवैधानिक अधिकार नहीं होता। यानी संविधान जो स्थानीय सरकारें होते हैं बच्चे, उन वहां का संविधान अपने यहाँ के लोकल गवर्नमेंट को कोई भी पावर जो है वो अवेलेबल नहीं कराता है, किसी भी तरह का पावर नहीं देता है। ये एकात्मक शासन में एक प्रकार की खास बात देखने को मिलती है बच्चे। केवल ऐसे अधिकार और शक्तियां होते हैं जिसे केंद्रीय सरकार स्थानीय शासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु, यानी जो लोकल गवर्नमेंट है बच्चे, जहां पे वो कार्य कर रही है वहां पे बेहतर तरीके से वो कार्य कर सके, ठीक है, लोगों को दिक्कतें ना आए, जनता की बातें सुनी जा सके, तो उतनी ही शक्तियां क्या किया जाता है? स्थानीय सरकारों को दिया जाता है। बाकी की शक्तियां जो है वो स्थानीय सरकारों को नहीं दी जाती है बच्चे। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? और वहां का जब मॉडल देखोगे तो संविधान होता है, केंद्र सरकार होती है, स्थानीय सरकार होता है और नागरिक सरकार होता है। इनको मिला दोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? एकात्मक शासन बनेगा बच्चे। क्लियर है एकात्मक शासन, यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स आपको क्लियर हुए सभी लोगों को? प्रियंका, दीपा, फीचर क्लियर है बच्चे? ठीक है। प्रियंका क्लियर है बच्चे? रीचा मैम क्लियर है? रीचा क्लियर है बच्चे एकात्मक शासन के बारे में जो बताया मैंने? तो आवाज बढ़ाओ अपना। स्पीकर तो सबका बंद है बच्चे, स्पीकर तो सभी का, सबने अपना अपना स्पीकर तो बंद कर रखा है बच्चे। तुम्हारे भी तो डिस्प्ले पर वो लोग सोई कर ही रहे होंगे। सबका स्पीकर बंद है बच्चे, किसी का स्पीकर ऑन नहीं है। ठीक है, देख ले साउंड, थोड़ा साउंड एक बार साउंड थोड़ा सा बढ़ा ले बच्चे। ठीक है ना, देख ले साउंड हो, चाहे इधर उधर अगर मोबाइल से सुन रही है तो टहल ले, टहलते हुए सुन ले, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई लिखना तो है नहीं उसमें, लिखा तो है। अगर मोबाइल पे सुन देख रही कर रही है क्लासेस तो फिर तो इधर उधर थोड़ा सा टहल लेके देख ले, हो सकता है कि सही आ जाए कहीं। सेकेंड जो हम शासन की बात करते हैं बच्चे, एकात्मक शासन के बारे में हमने बात कर लिया, यानी यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में हमने बातचीत की। अब हमें बातचीत जो करना है बच्चे वो संघात्मक शासन, संघात्मक यानी फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में आपने पढ़ लिया, अब हमें जो पढ़ना है वो फेडरल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। और फेडरल गवर्नमेंट का जो मॉडल है बच्चे वो कहाँ पे अपनाया जाएगा? तो उसके लिए पहली शर्त जो रखी जाती है कि अगर भौगोलिक रूप में कोई विशाल देश है, मतलब भौगोलिक क्षेत्र जिस देश का बहुत बड़ा है बच्चे, तो वहां शासन का जो संचालन है बच्चे वो एकात्मक शासन प्रणाली के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो जहां भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होता है, जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होती है, जनसंख्या में बहुत अधिक विविधता है बच्चे, भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, तो वहां पे एक प्रकार से हमें कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए शासन करने के लिए बच्चे? तो संघात्मक शासन मॉडल को क्या करना चाहिए? हमें अपनाना चाहिए। अब संघनात्मक जो शासन मॉडल होता है बच्चे, वहां पे क्या होता है ना, शक्तियों का विभाजन हो जाता है। केंद्र सरकारें होंगी और दूसरी क्या होंगी? राज्य सरकारें होंगी, स्थानीय सरकारें नहीं होंगी। ध्यान में रखना, जो संघनात्मक शासन है बच्चे वो शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में करता है, और केंद्र और राज्य के बीच में वो क्या कर देगा? शक्तियों का विभाजन हो जाएगा। तो केंद्र के कार्य जो है वो निश्चित हो जाते हैं शक्तियों के विभाजन से, और राज्यों के जो कार्य होते हैं बच्चे वो भी निश्चित हो जाते हैं किसके वजह? शक्तियों के विभाजन से। तो केंद्र और राज्य के बीच में बच्चे किसी भी विषय को लेकर टकराव उत्पन्न नहीं होता। अगर किसी विषय को टकराव लेकर उत्पन्न हो जाता है बच्चे, तो वहां पे एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, और स्वतंत्र न्यायपालिका के हस्तक्षेप के द्वारा जिस विषय को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद है बच्चे, उसे क्या किया जाता है? सुलझाया जाता है। इस तरह की व्यवस्था संविधान में की गई है बच्चे। जैसे भारत है तो भारत में भी संघनात्मक शासन की विशेषताएं हैं।
तो भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी विषय को लेकर विवाद हो जाता है बच्चे, तो सीधा विवाद कहां पे जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जाएगा, अंतर्गत वो मामला जाता है और उसको हम लोग प्रारंभिक अधिकारिता बोलते हैं बच्चे। प्रारंभिक अधिकारिता के तहत ही केंद्र और राज्य के जो झगड़े होते हैं वो सीधा किसको दिए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को दिए जाते हैं। तो संघनात्मक शासन में एक खास विशेषता ये होती है बच्चे कि यहाँ शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच भी शक्तियों का विभाजन आप देख सकते हैं। न्यायपालिका यहाँ पे क्या हो जाती है बच्चे, स्वतंत्र हो जाती है। तो ये खास बात जो तुम्हें दिखेगा बच्चे वो कहाँ पे दिखता है, संघनात्मक शासन प्रणाली में दिखता है बच्चे। दूसरी जो चीज संघनात्मक शासन प्रणाली में देखने को मिलती है बच्चे कि इसमें संघ और राज्य एक दूसरे से स्वायत्त एवं समकक्ष होते हैं बच्चे। तो जो संघनात्मक शासन प्रणाली जहां पे होती है बच्चे, वहां पे जो केंद्र को जो दर्जा प्राप्त है, केंद्र को जो दर्जा प्राप्त है, केंद्र नहीं बोलते हैं, संघ बोलते हैं बच्चे, तो संघ को जो दर्जा प्राप्त होता है संघनात्मक शासन प्रणाली में, यानी केंद्र को ही संघ बोलते हैं बच्चे, तो संघ को जो दर्जा हम देते हैं वही सेम दर्जा वहां पे राज्यों को भी प्राप्त होता है। केंद्र और संघ और राज्य के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। तो जो संघ है बच्चे उसी के समकक्ष जो होता है वो राज्य होता है, और राज्य जो होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, स्वायत्त होते हैं, और इसलिए स्वायत्त हो पाते हैं क्योंकि उनके पास अपनी कुछ उनका अपना एक तो संविधान हो जाता है बच्चे, उनका खुद का राज्यों का संघनात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों का अपना खुद का एक संविधान होता है बच्चे, तो वो संविधान उन्हें क्या करता है, ज्यादा स्वायत्तता देता है बच्चे। ये संघनात्मक शासन प्रणाली में तुम्हें देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में तुम अमेरिका ले लो। जो अमेरिका है बच्चे, उस अमेरिका में जब जाओगे तो वहां संघ का एक संविधान है और दूसरा राज्यों का संविधान है। तो संघ को जो दर्जा संविधान में दिया गया है बच्चे वही सेम दर्जा, ठीक है, और स्वायत्तता हम क्या करते हैं, राज्यों को देते हैं बच्चे, ठीक है। और केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चे, एक दूसरे के लिए पृथक भी होते हैं और स्वायत्त भी होते हैं काम करते समय। तो ये विशेषता तुम्हें एक प्रकार से क्या होगी, संघनात्मक शासन प्रणाली में देखने को मिलती है बच्चे। और ये भी मैंने बताया था बच्चे, जैसे पॉइंट तुम लोग के डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि दोनों सरकारें अपनी अपनी शक्तियां सर्वोच्च संविधान से प्राप्त करती हैं, और दोनों सरकारों के बीच में अगर विवाद को हल करने के लिए एक स्वतंत्र क्या होता है, न्यायपालिका, यानी संघ और राज्यों के बीच में विषय को लेकर विवाद हो जाए बच्चे, जैसे जिनको मैंने आईजीपी पढ़ाया होगा, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट, जिन लोगों ने पढ़ा होगा बच्चे, तो वहां पे हम संघ सूची की बात करते हैं और राज्य सूची की बात करते हैं। तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है बच्चे, संघ सरकार को होता है, और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, राज्य सरकारों को होता है। लेकिन कभी कभी कुछ विषय ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं बच्चे जो क्लियर नहीं हो पाते हैं कि वो संघ सूची के विषय हैं या राज्य सूची के विषय में। अगर उस विषय को लेकर संघ और राज्यों में बीच में अगर विवाद हो जाता है बच्चे, तो इस विवाद को सुलझाने का, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का राइट जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका को होती है बच्चे। संघनात्मक शासन जहां प्रणाली होती है बच्चे, वहां पे एक प्रकार से क्या होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका की एक प्रकार से क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। जैसे भारत में भी संघनात्मक शासन की व्यवस्था विशेषताएं हैं बच्चे, ठीक है। तो यहां पर भी तुम्हें एक प्रकार से क्या होगा, दिखेगा, यहां पर भी तुम्हें दिखता है। नेक्स्ट जो चीजें ध्यान में रखना बच्चे, संघनात्मक सरकारों में केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। तो जनरली क्या होता है कि जहां एकात्मक शासन होता है वहां तो केंद्रीकरण होता है बच्चे, पूरी शक्तियां एक जगह पे नियंत्रित होती हैं। लेकिन जहां पे संघनात्मक शासन होता है बच्चे, वहां शक्तियों का हम लोग क्या कर देते हैं, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब कुछ शक्तियां संघ के पास होंगी और कुछ शक्तियां जो है बच्चे वो राज्य के पास होंगी। तो इसको एक प्रकार से क्या बोला जाता है, विकेंद्रीकरण। तो संघनात्मक शासन जो है वो विकेंद्रीकरण के मॉडल पे काम करता है। एकात्मक जो शासन है वो केंद्रीकरण के मॉडल पे क्या करता है, काम करता है बच्चे। और दूसरी चीजें, संघनात्मक जो शासन का मॉडल है बच्चे, जो फेडरल गवर्नमेंट का मॉडल है बच्चे, वो वहां पर बेहतर कार्य करता है जहां पे सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता बहुत अधिक है बच्चे, और जहां पे अल्पसंख्यक समुदाय है और उस अल्पसंख्यक समुदाय के भी अधिकारों को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, तब तो फिर वहां पे आपको कौन सा मॉडल अपनाना पड़ेगा, संघनात्मक शासन मॉडल जो है वो क्या करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है बच्चे। अब तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई होगी बच्चे कि हाँ, मैंने ये बोला बच्चे कि
यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि जबकि विभिन्न राज्यों के निर्माण के द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने में सहायता जो है वो क्या होती है, प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे केंद्र और जो राज्य हैं बच्चे, वो एक समझौते के परिणाम होते हैं। केंद्र संघनात्मक शासन में जितने भी राज्य होते हैं वो एक समझौते का परिणाम होता है बच्चे, ठीक है ना, समझौते का परिणाम होता है। यानी जो यूएस है बच्चे, वो 13 राज्यों के समझौते से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना था। तो जो 13 राज्य थे बच्चे यूएस में, उन सभी को एक स्वायत्तता दी गई थी, स्वतंत्रता दी गई थी। मैंने ये बोला बच्चे कि जैसे अगर तुम, ठीक है ना, अगर ये देखते हो कि जैसे अमेरिका जो है बच्चे, यूएस जो है, वहां पे तुम्हें शुद्ध संघनात्मक शासन का मॉडल दिखेगा, प्योर फेडरल गवर्नमेंट दिखती है। कहाँ पे? अमेरिका में दिखता है। तो अमेरिका जो है बच्चे, वो 13 राज्यों के समझौते का परिणाम है बच्चे। अमेरिका के 13 राज्य थे, उन्होंने एक समझौता किया और उस समझौते के द्वारा किसका नींव पड़ा था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नींव डालती है बच्चे। तो जो 13 राज्य थे बच्चे, उन 13 राज्यों में एक प्रकार की विविधता आती है। मतलब जो 13 राज्य थे वो कहीं ना कहीं विविधता थे उसमें, जाति धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर बच्चे। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि आपके देश में जितनी भी विविधता है बच्चे, उस विविधता के अंतर्गत जो लोग आते हैं वो एक प्रकार से सुरक्षित रहें और सभी के हितों को महत्व दिया जाए बच्चे, और सभी के अधिकारों को एक सुरक्षा प्रदान हो। तो वहां पे तुम्हें फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम ही क्या करना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा। संघनात्मक शासन व्यवस्था को ही हम क्या करते हैं? अपनाते हैं बच्चे। अब भारत है बच्चे, भारत में क्या था? विविधता बहुत अधिक है। भारत में जाति को लेकर तुम्हें दिखेगा विविधता, धर्म को लेकर विविधता दिखता है बच्चे, संस्कृति को लेकर दिखता है विविधता बच्चे, भाषा को लेकर दिखता है विविधता बच्चे। यहाँ पे कुछ जनसंख्या जो है वो बहुमत में है, कुछ जनसंख्या जो है अल्पमत में है बच्चे। तो अगर यहाँ पे हम प्योर एकात्मक शासन मॉडल को अगर अपना लेते बच्चे, तो दिक्कतें पैदा बहुत अधिक होती। इसीलिए तो भारत में संघनात्मक शासन मॉडल को अपनाया गया था, स्थिरता और अस्थायित्व के लिए बच्चे। आई बात समझ में? क्लियर है? ये चीजें होते हैं बच्चे। तो अगर तुमसे कोई ये पूछेगा कि अच्छा ये बताइए, ठीक है बच्चे, अगर कोई तुमसे ये पूछता है बच्चे, कभी क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाता है, रिचा एक बार माइक ऑफ कर लेना बच्चे। अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि अच्छा बच्चे ये बताइए कि भारत में हम एकात्मक और संघनात्मक शासन जो है बच्चे, इन दोनों की विशेषताओं को अपनाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, तो आप क्या बताओगे बच्चे? भारत में एकात्मक शासन की भी विशेषताएं हैं, भारत में संघनात्मक शासन की भी विशेषताएं हैं। एक्चुअली ये दोनों विशेषताएं हमने क्यों रखा भारत में? हमने क्यों नहीं एक ही विशेषता को अपनाया? हमने क्यों नहीं एक ही शासन, जो शासन करने की जो प्रणाली थी, गवर्नमेंट के जो सिस्टम थे, उसमें से हमने क्यों नहीं गवर्नमेंट के एक ही सिस्टम को अपनाया? हमने गवर्नमेंट के दोनों सिस्टम को क्यों अपनाया था हमने? जैसे आपसे तो फिर आगे ये भी पूछ लेंगे बच्चे कि अच्छा कुछ किसी एग्जाम्पल के द्वारा आप समझाइए इस चीज को, तो वहां पे बता देना कि संस्कृति विविधता बहुत अधिक थी, और उस संस्कृति एक तो विविधता बहुत अधिक है, और दूसरा भारत में एक जनसंख्या, एक समुदाय जो है वो बहुमत में है। हिंदू जो समुदाय है वो बहुमत में है, और अन्य जो समुदाय है वो किस में है? अल्पमत में है बच्चे, अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक के अधिकारों को भी हमें क्या करना था? सुरक्षित करना था। और बहुमत जो है, बहुमत जो समुदाय है बच्चे, वो अल्पसंख्यक के अधिकारों का हनन न कर ले, इसके वजह से भी हम लोग क्या करते हैं? संघनात्मक शासन व्यवस्था को अपनाते हैं। एक तो ये बता सकते हो। दूसरा तुम बोल सकते हो कि भारत जो है वो ज्योग्राफिकली, भौगोलिक आधार पे बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। तो भौगोलिक आधार पे जब एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है और जहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है, जहाँ पे विविधता बहुत अधिक हो जाती है बच्चे, तो वहाँ पे शासन में एक स्थायित्व रहे और एक स्थिरता के लिए हमें किस प्रकार की शासन प्रणाली की जरूरत पड़ती है? तो संघनात्मक फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है बच्चे। अब देखो, तुम्हें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ने से ये क्लियर हुआ आईजीपी का कि भारत जो है वो अर्ध संघनात्मक शासन प्रणाली को अपनाती है। वो क्यों अपनाती है उसका जवाब तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? जब तुमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ा और समझा, तब जाकर समझ में अच्छा भारत जो है वो क्यों अर्ध
संघनात्मक शासन प्रणाली यानी क्वासी फेडरल जो सिस्टम है उस मॉडल को क्यों अपना रही है, ये क्लियरिटी किससे आती है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने से। तो अब समझ में आया होगा तुम्हें बच्चे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस में क्यों जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं बच्चे पॉलिटिकल साइंस के जो क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो उनकी क्लियरिटी के लिए हमने तुलनात्मक राजनीति को क्या करना होता है, पढ़ना पड़ता है बच्चे। जब तक तुम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं पढ़ोगे तब तक तो तुम रट ही रहे हो, क्वासी फेडरल सिस्टम, क्वासी फेडरल सिस्टम, एकात्मक संघनात्मक। अब तुम्हें क्लियर रहेगा कि भाई एकात्मक शासन प्रणाली कहाँ पे कार्य करती है, संघनात्मक शासन प्रणाली कहाँ पे काम करती है, क्यों काम करती है, क्यों इस मॉडल को अपनाते हैं, ये क्लियर होना बहुत अधिक क्या होता है, जरूरी होता है बच्चे। इसलिए पोल साइंस में ना हर एक चीज हमें समझने को मिल जाएगी, कहीं ना कहीं तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तुम्हें समझ में आने लगा। अच्छा क्वासी फेडरल सिस्टम है तो ये कारण होंगे, इस कारण के वजह से हमने क्वासी फेडरल सिस्टम अपनाया। तुम्हें अब ये क्लियर भी हो रहा होगा बच्चे कि भारत में जैसे भारत में शक्तियों का विभाजन है, आगे जब पढ़ेंगे, जबकि संघनात्मक शासन में ना शक्तियों का पृथक्करण बोला जाता है। ध्यान से सुनना, शक्तियों, संघनात्मक शासन में शक्तियों का पृथक्करण लिखा है, पावर ऑफ सेपरेशंस, और यहाँ पे हमारे भारत में क्या लिखा जाता है, डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। तो पृथक्करण और शक्तियों का विभाजन में बड़ा अंतर होता है बच्चे। पृथक्करण शब्द जहां पे इस्तेमाल हो रहा होगा तो संघ के पास जितनी शक्तियां होंगी उतनी ही शक्तियां राज्यों के पास होती हैं पृथक्करण में। लेकिन जब शक्तियों का विभाजन हम लिखते हैं बच्चे तो किसी एक को ज्यादा शक्ति दे देते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं, कम शक्ति दे देते हैं। वो क्लियर कैसे होगा, तुम संघ सूची जो यूनियन लिस्ट है ना उसको सर्च करना गूगल पे, और यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट देखना, लगभग 100 होंगे सब्जेक्ट, यानी 100 सब्जेक्ट दिए गए हैं यूनियन गवर्नमेंट को काम करने के लिए। और जब स्टेट लिस्ट को उठाओगे तो वो 60-58 होते रहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियों के विभाजन में व्यवहारिक रूप से देखा जाता है, सिद्धांतिक रूप से तो बोला जाता है कि बराबर बराबर शक्तियां होनी चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप में क्या दिखता है कि संघ के पास ज्यादा शक्तियां हैं और राज्य के पास क्या है, कम शक्तियां हैं। तुमसे सवाल कभी इंटरव्यू में उठेगा बच्चे कि संघ सरकार को हम इतनी शक्तियां क्यों देते हैं और राज्य सरकार को हमने कम शक्तियां क्यों दिया है। ये कम और ज्यादा शक्तियां देने की वजह से केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होता है। और जिनको मैंने आईजीपी पढ़ाया था बच्चे, उनको बताया था सरकारिया कमीशन, पुच्छी कमीशन, ठीक है, राजमन्नार, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ये सारे केंद्र और राज्य संबंधों में मैंने बताए थे। क्यों? क्योंकि झगड़ा होता है शक्तियों के विभाजन को लेकर, एक को ज्यादा शक्ति दे दोगे, दूसरे को कम शक्ति दे दोगे, तो राज्य वहां पर क्या करेगा, विरोध करेगा। क्यों विरोध करेगा? क्योंकि कहेगा कि सैद्धांतिक आधार पे तो संघनात्मक शासन विशेषता को बोल रहे हो अपनाने के लिए, लेकिन व्यवहारिक रूप में तो अब शक्तियों का बराबर का बंटवारा नहीं कर रहे हो। केंद्र क्या तर्क देता है? क्यों? क्योंकि भारत सभी राज्यों को जोड़कर रख सके बच्चे, क्योंकि भारत में बहुत अधिक विविधता होती है तो राज्य के टूटने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। क्षेत्रीयतावाद क्या होता है, बढ़ता है बच्चे, एक अलग से राज्य की मांग उठने लगती है। तो अलग से जो राज्यों की मांग उठनी शुरू होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने केंद्र को क्या कर रखा है, ज्यादा शक्तियां दे रखा है, और राज्यों को हमने शक्तियां क्या कर रखा है, कम दे रखा है। एग्जाम्पल के रूप में पंजाब में खालिस्तान की मांग शुरू हुई थी बच्चे, पंजाब में एक सिख अलग राज्य की मांग होनी शुरू हुई थी। ये सिख जो अलग राज्य की मांग हो रही थी बच्चे, वो संघनात्मक शासन की व्यवस्था के वजह से ही हो रही थी, लेकिन हमने एकात्मक शासन व्यवस्था को भी रखा था, तो हमने क्या कर दिया, खालिस्तान के मांग को ही कैंसिल कर दिया। जो लोग मांग कर रहे थे उनको मार पीट के समझा कर हमने क्या कर दिया, मामले को सेटल कर दिया। वरना पता चलता है कि भारत में खालिस्तान एक अलग राज्य हो गया और उस राज्य में जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ रही है और वीजा की जरूरत पड़ रही है। बिना परमिशन तो उनके राज्य में आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो जो स्वतंत्र मूवमेंट का है, फ्री मूवमेंट का जो राइट दिया जाता है स्वतंत्रता में, उसका क्या होने लगता है, वायलेशन होने लगता है बच्चे। तो ये चीजें हमें क्या करनी होती है, समझनी होती है। क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी जल्दी तो नहीं बोल दिया मैंने चीजें? क्लियर है बच्चे? दीपा क्लियर है बच्चे? अब अगर तुम, हाँ पूछ बच्चे, पहले पूछ के फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, यानी वो संघनात्मक शासन का दूसरा नाम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ही होता है। फेडरल गवर्नमेंट का, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका व्यवहारिक रूप, प्रैक्टिकल चेहरा, प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस जो है उसी को तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं। संघनात्मक शासन का व्यवहारिक जो रूप है बच्चे, उसी को अध्यक्षीय प्रणाली बोला जाता है या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बोला जाता है। कंफ्यूज मत हो जाना,
संघनात्मक जहां शासन होगा बच्चे, जो फेडरल गवर्नमेंट होगा, फेडरल गवर्नमेंट का जो व्यवहारिक रूप हमें दिखता है बच्चे, उसी को हम लोग प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं, और हिंदी में उसको अध्यक्षीय प्रणाली बोला जाता है। और एकात्मक शासन का जो व्यवहारिक रूप तुम्हें दिखता है बच्चे, एकात्मक शासन का जो व्यवहारिक रूप दिखता है उसको प्रधानमंत्रीय शासन बोला जाता है, संसदीय शासन बोलते हैं बच्चे। जैसे एकात्मक शासन में कौन शासन करता है, तो एकात्मक शासन में तुम बोलते हो कि प्रधानमंत्रीय शासन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके साथ एक कैबिनेट होता है, उस कैबिनेट के द्वारा एक प्रकार से क्या किया जाता है, शासन किया जाता है बच्चे। ये एकात्मक शासन का व्यवहारिक जो रूप है, वहां पे क्या होता है, प्रधानमंत्री और उनके लिए एक कैबिनेट होता है और उनके द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। तो एकात्मक शासन में तुम्हें एकात्मक जो शासन है बच्चे, वहां पे प्रधानमंत्रीय शासन प्रणाली दिखती है व्यवहारिक रूप में, और जहां संघनात्मक शासन प्रणाली है बच्चे, फेडरल गवर्नमेंट जहां पे होती है, वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो दिखती है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? क्लियर बच्चे? ठीक है बच्चे। अब जब आगे आओगे बच्चे तो संघवाद के प्रकार, यानी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके प्रकार होते हैं बच्चे। तो जो फेडरल गवर्नमेंट के प्रकार हैं बच्चे, जो फेडरल गवर्नमेंट के जो प्रकार होते हैं, वो प्रकारों को हम लोग क्या कर देते हैं, दो आधारों पे क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। दो आधारों पे विभाजन का मतलब यहाँ पे कि शक्तियों के आधारों पे क्या कर दिया जाता है, विभाजन किया जाता है फेडरल गवर्नमेंट का। शक्तियों के आधार पे हम क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। एक तुम्हें दिखेगा संघवाद का एक मॉडल जो है, उसको हम लोग अमेरिकन मॉडल बोलते हैं। संघवाद का संघवाद के एक मॉडल को अमेरिकन मॉडल बोला जाता है, और संघवाद के दूसरे मॉडल को कैनेडियन मॉडल बोला जाता है बच्चे। अब इस चीज को ध्यान में रखना और भारत के संघवाद से जोड़ने की कोशिश करना बच्चे, ठीक है। और मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि अमेरिकन मॉडल भी तुम्हें समझाऊंगा मैं, और कैनेडियन मॉडल भी समझाऊंगा, और इसके समझाने के बाद मैं ये प्रश्न एक आप लोगों से करूंगा कि भारत का जो संघवाद है वो किस मॉडल के एकदम आसपास है, या किस मॉडल से एकदम जुड़ता है, किस मॉडल के एकदम निकट है, समीप है। ये मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा बच्चे। प्रश्न मैंने पहले बता दिया। अब मैं जो संघवाद के प्रकार हैं बच्चे, जो मॉडल है, तो शक्तियों के आधार पे, शक्तियों के विभाजन के आधार पे बच्चे संघवाद के दो प्रकार होते हैं। पहले प्रकार पे बातचीत कर रहे हैं जिसको हम लोग अमेरिकन मॉडल बोलते हैं। अब अमेरिकन मॉडल में बच्चे संघ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता। संघ जो है बच्चे, संघ का जो शाब्दिक अर्थ होता है समझौता, यानी संघ का जो निर्माण हो रहा है बच्चे वो एक समझौते के द्वारा हो रहा है। और समझौता कौन कर रहा है, जो स्वतंत्र राज्य है बच्चे, वो आपसी समझौते के द्वारा किसका निर्माण कर रहे हैं, संघीय शासन का निर्माण कर रहे हैं। और संघीय शासन का जब निर्माण हो जाता है बच्चे तो संघीय शासन, हाँ बच्चे एक मिनट रुको। आवाज आ रही है मेरी बच्चों आप लोगों को? ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। ठीक है बच्चे, तो हम बात कर रहे थे संघवाद के प्रकार पे, और संघवाद के दो प्रकार होते हैं, यानी फेडरल, ठीक है, जो फेडरल सिस्टम है उसके दो टाइप्स हैं, और उस दो टाइप से हमें दो मॉडल देखने होते हैं। एक तो अमेरिकन मॉडल देखना होता है, एक कैनेडियन मॉडल देखना होता है। तो सबसे पहले तो हमें संघ का मतलब समझना होता है। जो फेडरल होता है उसकी मीनिंग क्या होती है। तो जब अमेरिका में जब हम संघ शब्द को देखते हैं बच्चे, उसका मतलब होता है समझौता, यानी कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक समझौता हो रहा है। ये समझौता किसके बीच में हो रहा है, राज्यों के बीच में। यानी राज्यों ने एक समझौता किया और उस समझौते के द्वारा उन्होंने किसका निर्माण किया, संघ का निर्माण किया, और उसे हम क्या बोलते हैं, संघीय शासन बोला जाता है।
राज्यों के समझौते के द्वारा जिसका निर्माण हुआ बच्चे उसे संघीय शासन बोला जाता है, संघीय सरकार बोला जाता है। तो जो संघीय शासन होता है बच्चे, वो संघीय शासन राज्यों के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा करता है, शक्तियों का जो बंटवारा किया जाता है संघीय शासन में, वो बंटवारा किस तरह से किया जाता है, एक समान किया जाता है, सभी को एक जैसी शक्तियां क्या होती हैं, दी जाती हैं बच्चे। तो अमेरिका जो है बच्चा, अमेरिका जो संघ है, अमेरिकन जो संघ है बच्चे, अमेरिकन जो फेडरल है, अमेरिका जो एक संघ है बच्चे, वो राज्यों के समझौते का क्या है, परिणाम है बच्चे। राज्यों के समझौते का क्या है, परिणाम है। और वहां पे जो समझौता हुआ था बच्चे, वो स्वतंत्र राज्यों के बीच में समझौता हुआ था, और उस स्वतंत्र राज्यों के समझौते के वजह से अमेरिकीय संघवाद का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अमेरिकन फेडरल का क्या किया गया था, फॉर्मेशन हुआ था। जब नेक्स्ट आएंगे बच्चे, तो जो अमेरिकन मॉडल है फेडरल का, उसमें बोला जाता है कि पावर का जो डिवीजन होना चाहिए, ठीक है, जो अधिकार होने चाहिए, वो सभी के पास क्या होने चाहिए, एक समान होना चाहिए। सभी राज्यों के पास एक जैसे क्या होते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, और एक जैसे उनके पास क्या होते हैं बच्चे, पावर होते हैं। हाँ, फेडरल के पास क्या पावर होगा, तो फेडरल के पास सिर्फ पावर के रूप में उन्हें सुरक्षा दिया जाता है, यानी सिक्योरिटीज और कम्युनिकेशन, ये दो जो विषय होंगे वो किसके पास होंगे, संघ के पास होंगे। और बाकी के जो अन्य विषय होते हैं बच्चे, वो किसको दे दिए जाते हैं, राज्यों को दे, जैसे स्वास्थ्य का, शिक्षा का, जेल का, फॉरेस्ट का, ये सारे विषय जो होते हैं वो किसको दे दिए जाएंगे, राज्य को दे दिए जाएंगे। संघ के पास यानी फेडरेशंस के पास, फेडरल के पास कौन से पावर होंगे, सिक्योरिटीज का, यानी अमेरिकी जो संघ है बच्चे, उसके पास कौन सा पावर है, सिक्योरिटी का। यानी कोई बाहरी देश अगर अमेरिका पे आक्रमण करता है बच्चे, तो अमेरिकियन जो फोर्सेस हैं वो क्या करेंगे, अमेरिकी राज्यों की सुरक्षा करेंगे। और कम्युनिकेशन के जो साधन होते हैं बच्चे, संचार के जो साधन होते हैं, उस विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, अमेरिकी संघ को होगा, राज्यों को नहीं। सुरक्षा से संबंधित भी कानून कौन बनाएगा, संघीय सरकार, और संचार से संबंधित भी कानून कौन बनाएगा, संघीय सरकार। बाकी के जो विषय होंगे बच्चे, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया जाएगा, राज्यों को दिया जाता है। आई बात समझ में। अमेरिकी संघ के बारे में एक कहावत है बच्चे कि अमेरिकी संघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अमेरिकी संघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशीय संघ कहा जाता है। यानी जो अमेरिकी संघ है बच्चे, वो राज्यों के समझौते का तो परिणाम है, लेकिन राज्यों को उस समझौते से निकलने का अधिकार नहीं है बच्चे। इसलिए एक स्टेटमेंट यूज होता है अमेरिकी संघ के बारे में, जिसको बोला जाता है कि अमेरिकी संघ को अविनाशीय राज्यों का अविनाशीय संघ कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अमेरिकी संघ का निर्माण राज्यों के जिस समझौते के तहत हुआ है, उस समझौते से राज्य अपने आप को बाहर नहीं कर सकते। इस लाइन का मतलब ये होता है। इसकी व्याख्या इस तरह से की जाती है। और विश्व का सबसे प्राचीन संघीय शासन प्रणाली जो है बच्चे, वो अमेरिका में ही क्या किया जाता है, देखा जाता है। क्लियर हुआ बच्चे। क्लियर, ठीक है बच्चे। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है नोट्स। आगे वाला नोट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। ये मैंने अमेरिकी, ठीक है, जो अमेरिकी संघवाद था बच्चे, उसके बारे में मैंने तुम लोगों को ये चीजें बताई, ठीक है। एक चीज और भी ध्यान में रखना पड़ेगा तुम्हें बच्चे, ठीक है, वो पता नहीं छूट गया है, ठीक है, हाँ छूट गया है वो पेज, ठीक है। अमेरिकी संघीय प्रणाली की विशेषता, अमेरिकी संघीय प्रणाली की विशेषता, ये कहीं तुम लोग लिख लेना और छोटा छोटा पॉइंट लिखते चलना साथ साथ में। हेडिंग कर लेना अमेरिकी संघीय प्रणाली की विशेषता। अमेरिकी जो संघीय प्रणाली है बच्चे, अमेरिकी जो फेडरल सिस्टम है, उसके क्या फीचर होते हैं बच्चे, ये हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला फीचर होता है बच्चे, राज्यों का अपना संविधान, ठीक है, राज्यों का अपना संविधान। राज्यों का अपना संविधान लिख लिया आप लोगों ने। सेकेंड पॉइंट लिखिए, राज्यों के गवर्नर का राज्य के गवर्नर का निर्वाचन
राज्य की आम जनता के द्वारा होता है। राज्य के गवर्नर का निर्वाचन राज्य की आम जनता के द्वारा होता है। राज्य के गवर्नर का निर्वाचन राज्य की आम जनता के द्वारा। आम जनता जो है बच्चे, जो पब्लिक है, वो गवर्नर को क्या करती है? निर्वाचित करती है बच्चे। राज्य का अपना संविधान, जैसे अमेरिका में जाओगे बच्चे तो अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। तो उस फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम में बच्चे क्या होता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उन दोनों को एक बराबर माना जाता है। और जहां फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम होता है बच्चे, वहां पे स्टेटों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाता है। जैसे भारत का संविधान है बच्चे, भारत में राज्यों का अपना संविधान नहीं है। भारत के जो राज्य हैं बच्चे, उन राज्यों का संविधान भारत के संविधान में ही निहित है। लेकिन अमेरिका का संघ का संविधान अलग है बच्चे, अमेरिकी संघ का संविधान अलग है, अमेरिकन यूएस फेडरल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है, और स्टेटों का संविधान क्या है? अलग है बच्चे। इसका मतलब ये होता है। प्रॉब्लम क्यों होगी? अब प्रॉब्लम इसीलिए तो प्रॉब्लम ना हो तो ये प्रॉब्लम को आसान करने का तरीका है ना बच्चे। अब राज्यों का अपना संविधान है और हर राज्य का अपना संविधान, क्या चीज? सबका अपना संविधान होगा, लेकिन वो अमेरिकी संघ के ही राज्य हैं, लेकिन उनके पास अपना संविधान इसलिए दिया जाता है, वो अपना संविधान रखते हैं बच्चे, जिससे कि शासन प्रणाली करते समय उन्हें कोई दिक्कत ना आए बच्चे। शासन प्रणाली में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसलिए ये व्यवस्था वहां पे दी जाती है करके बच्चे, कि राज्यों में लेकर विवाद हो जाता है। जैसे तुम देखोगे दिल्ली और हरियाणा में बच्चे क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है पानी को लेकर, ठीक है, इस तरह की चीजों को। वहाँ पे अपना संविधान है, वो सभी अपने संविधान के अनुसार क्या करते हैं? कार्य करते हैं, और वहाँ पे जो विवाद होता है उस प्रकार की चीजें उत्पन्न नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं संविधान जो है वो मदद करता है। लेकिन अमेरिका बहुत एक जागरूक स्टेट है बच्चे, ठीक है। वहाँ पे वो लोग संघ बड़ा सोच समझ कर उन्होंने बनाया। हमारे यहाँ क्या होगा कि अगर राज्यों को अपना अपना अलग संविधान दे दोगे बच्चे, तो पता चलेगा कि कुछ टाइम बाद कुछ लोग भारत से किसी राज्य को अलग करने की बात करना शुरू कर देंगे, और भारत से एक अलग राज्य के निर्माण के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं बच्चे। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वो जानते हैं कि एक संघ बनाकर, एक फेडरेशन को हम फॉर्म करके हम सभी लोग एक दूसरे का क्या कर सकते हैं? बेहतर विकास करते हैं बच्चे। जैसे भारत में गवर्नर जो होता है बच्चे, वो नियुक्त किया जाता है। ये देखो, भारत में जो गवर्नर होता है वो केंद्र सरकार, यानी जो भारत की संघ सरकार है बच्चे, जो संघ सरकार है, जो यूनियन गवर्नमेंट है बच्चे, वो भारत में क्या करती है? राज्यों में गवर्नर को अपॉइंट करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जो गवर्नर होता है बच्चे अमेरिका में, उसको जनता चुनती है। अमेरिका में गवर्नर को जनता क्या करती है? चुनती है। उसका कार्यकाल होता है, इतने समय तक आप क्या करेंगे? कार्य करेंगे बच्चे। और जो अमेरिकी संघ का संविधान है बच्चे, वहां पे प्रॉपर केयर क्या दिया गया है कि संविधान में एक प्रकार से शक्तियों का क्या कर दिया गया? उल्लेख कर दिया गया है कि संघ में जो सरकार है उसकी क्या क्या शक्तियां होंगी, और राज्यों में जो जो सरकारें होंगी उनकी क्या क्या शक्तियां होंगी बच्चे। तो अमेरिकी जो मॉडल है उसमें शक्तियों का क्या दिखता है? पृथक्करण दिखता है। और पृथक्करण का मतलब होता है कि संघ के पास जितनी शक्तियां हैं, ठीक है, राज्यों के पास भी उतनी ही क्या हो जाती है? शक्तियां दी जाती हैं बच्चे। आई बात समझ में? तो बस ये ध्यान में रखना है कि राज्यों का अपना क्या होता है बच्चे? संविधान होता है। ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ध्यान में रखना पड़ेगा। आई बात समझ में कि राज्यों का अपना एक संविधान होता है, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है, कि अमेरिका में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों का अपना एक संविधान है, ठीक है। ये तुम्हें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है बच्चे, शक्ति के विभाजन में हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति के विभाजन में संघीय संविधान में केवल संघ सरकार की शक्तियों का उल्लेख है।
संघीय संविधान में सिर्फ संघ सरकार के संविधान का उल्लेख है बच्चे, संघ सरकार के शक्तियों का उल्लेख है बच्चे। तो संघ में संघीय जो शासन है बच्चे, जो फेडरल सिस्टम है, वहाँ पे जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल गवर्नमेंट के पावर्स को एक्सप्लेन किया जाता है, और जो स्टेट हैं बच्चे वहाँ पे स्टेटों के पावर को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्राप्त हैं। आवाज आ रही है मेरी बच्चों? अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्राप्त हैं। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्राप्त हैं। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्राप्त है। वही जो नहीं, थर्ड तो हो गया था, नेक्स्ट पॉइंट कर लेना। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्राप्त हैं, उसमें तो एक पॉइंट हो ही गया कि जो संघीय सरकार होती है उनका अपना एक संविधान होता है, राज्यों का अपना एक संविधान होता है, और उन्हीं संविधान के द्वारा उन लोगों को एक प्रकार से क्या होती है, शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ संघीय शासन होता है बच्चे, ठीक है, जहाँ पे संघनात्मक शासन होता है, जहाँ पे फेडरल सिस्टम होता है बच्चे, वहाँ पे संघ शक्तियां होती हैं और राज्य शक्तियां होती हैं। लेकिन उसके अलावा एक और भी शक्तियां होती हैं बच्चे, जिसको हम लोग अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं, यानी 3 तरह के विषय होते हैं, संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। इसके अलावा कुछ अन्य और भी विषय होते हैं बच्चे, ठीक है, उन विषयों को अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। और जहां संघनात्मक शासन होता है बच्चे, जहां पे फेडरल सिस्टम होता है, वहां पे रेजिडेंशियरी जो पावर होती है, जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, वो सीधा किसको दे दी जाती हैं, राज्यों को दे दी जाती हैं। तो ध्यान में रखना कि अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियों में जो विषय आएंगे बच्चे, जो सब्जेक्ट आएंगे, उस सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का जो राइट होगा बच्चे अमेरिकी फेडरल सिस्टम में, वो किसके पास होगा, सीधा का सीधा स्टेटों के पास होता है। लेकिन भारत में जब देखोगे बच्चे, तो भारत में जो अवशिष्ट सूचियां हैं, रेजिडेंशियरी पावर जो है बच्चे, उसमें जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार जो दिया गया, वो किसको दे दिया गया है, संघ सरकार को दिया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया है, राज्यों को नहीं दिया गया बच्चे। क्लियर हुआ बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, अमेरिका में 2 प्रकार की सेवाएं हैं। अमेरिका में 2 प्रकार की सेवाएं हैं। अमेरिका में 2 प्रकार की सेवाएं हैं। अमेरिका में 2 प्रकार की सेवाएं हैं, संघ एवं राज्य सेवाएं। संघ सेवा एवं राज्य सेवाएं। संघ सेवा एवं राज्य सेवाएं। संघ सेवा एवं राज्य सेवाएं। हाँ कोमल बोलो। संघ सेवाएं एवं राज्य सेवाएं। संघ सेवाएं एवं राज्य सेवाएं। तो कहने का मतलब ये होता है कि अमेरिका में 2 प्रकार की सर्विसेज होंगी, स्टेट सर्विसेज होती हैं और यूनियन सर्विसेज होती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की सर्विसेज होती है अमेरिका में। भारत में 3 प्रकार की सर्विसेज होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, यूनियन सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज बच्चे। IS, IPS, IRS, IFS। IS, IPS, IRS, IFS, ये सारे ऑल इंडिया सर्विसेज हैं बच्चे। इन में जिन लोगों का सिलेक्शन होता है बच्चे, उन्हें पूरे भारत में घूमकर सेवाएं देनी होती हैं, पूरे भारत में उनकी सेवाएं होती हैं बच्चे। जो लोग यूनियन सर्विसेज में आते हैं, वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट होंगे वहां पर उन्हें क्या करनी होती है, सर्विसेज देनी होती है। और स्टेट सर्विसेज का मतलब होता है कि आप जिस स्टेट से हैं बच्चे, उस स्टेट में आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और उस स्टेट के लोगों को अपनी सर्विस सेवाएं देंगे। जो भी आपको सेवा दी जाएगी, देने के लिए बोली जाएगी, तो वो सेवाएं आप क्या करते हैं, वहां पे देते हैं। लेकिन अमेरिका में 2
प्रकार की सेवाएं होती हैं, यूनियन सर्विसेज होती हैं और स्टेट सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो यूनियन सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज तो हमने चलो अमेरिकन मॉडल से देख लिया, लेकिन ऑल इंडिया जो सर्विसेज था ये कहाँ से हमने देखा है वो बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट आओगे बच्चे तो अमेरिका में, जो अमेरिका है बच्चे, जो अमेरिकन मॉडल है फेडरल का, जो अमेरिकन मॉडल है बच्चे, वहां पे सिटीजनशिप्स जो है वो डुअल सिटीजनशिप्स है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की जाती है बच्चे, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी अमेरिकन जो, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका में तुम लिख सकती हो कि दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है बच्चे। अमेरिकीय संघवाद में दोहरी नागरिकता की विशेषता होती है, ये भी तुम लिख सकते हो। अमेरिकीय संघवाद में दोहरी नागरिकता की विशेषता होती है। दोहरी नागरिकता क्लियर है आप लोगों को बच्चे? मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ कि दोहरी नागरिकता क्लियर है? दोहरी नागरिकता क्या होती है? दोहरी मतलब दो नागरिकता होती है अमेरिकन जो है बच्चे, अमेरिका के जो लोग हैं उनके पास दो नागरिकता है। दो नागरिकता कैसे हो जाती है? एक तो अमेरिकीय संघ का जो संविधान है, अमेरिकीय संघ का जो संविधान है वो एक तो नागरिकता देता है अमेरिकन्स को, और दूसरा जो अमेरिकन्स हैं वो जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की भी उन्हें क्या होती है, नागरिकता प्राप्त होती है, इसलिए उनके पास दोहरी नागरिकता हो जाती है। हम लोग जिस राज्य के हैं उस राज्य की हमारे पास नागरिकता नहीं है, हमारे पास सिर्फ संघ की क्या है, नागरिकता है, यूनियन के द्वारा दी हुई नागरिकता है बच्चे। तो हमारे यहाँ नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संघ सरकार के पास है। आई बात समझ में? और जो अमेरिका होगा वहां पे नागरिकता से संबंधित कानून जो है वो वहां की राज्य सरकारें भी क्या हो सकती हैं, बना सकती हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है बच्चे, अमेरिका में राज्यों के नाम, अमेरिका में राज्यों के नाम, अमेरिका के राज्यों के नाम तथा भूभाग, अमेरिका में राज्यों के नाम तथा भूभाग क्षेत्र में, भूभाग क्षेत्र में, क्षेत्र में राज्यों की सहमति के बिना, राज्यों की सहमति के बिना, राज्यों की सहमति के बिना, राज्यों की सहमति के बिना कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अमेरिका में राज्यों के नाम तथा भूभाग क्षेत्र में राज्यों की सहमति के बिना कोई परिवर्तन संभव नहीं है। इस लाइन का मतलब क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर अमेरिका में कोई राज्य है, उस राज्य का नाम क्या करना है, परिवर्तित करना है, तो पहले तो उस राज्य से पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, उस राज्य का कंसेंट होगा बच्चे, तब क्या हो सकता है, उस राज्य का नाम चेंज हो सकता है। और दूसरा, उस राज्य के भूभाग को कम और ज्यादा करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो भी उस राज्य से आपको क्या करनी पड़ेगी, एक सहमति लेनी पड़ती है, एक ऑफिशियल कंसेंट लेना पड़ेगा बच्चे, और ऑफिशियल कंसेंट के बाद ही आप उसके नाम में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। भारत में बच्चे अमेरिका के इस सिद्धांत के एकदम विपरीत है। भारत में राज्यों का, भारत में जो राज्य हैं बच्चे, उसके नाम में परिवर्तन करने के लिए हमें राज्यों के सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय जो संसद है, ठीक है, वो कानून का निर्माण करके राज्यों का नाम परिवर्तित कर सकती है, ठीक है। सीमा क्षेत्र को, जो राज्य का क्षेत्र है बच्चे, उसका अपनी एक जो बाउंड्रीज है उसको कम और ज्यादा जो है वो संसद कर सकती है। इस तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी बच्चे भारत में, अमेरिका के जस्ट विपरीत है बच्चे। आई बात समझ में बच्चे? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है बच्चे, राज्यों को संघ से पृथक होने का भी अधिकार नहीं है। राज्यों को संघ से पृथक मतलब अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों को संघ से पृथक होने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए अमेरिकीय संघ के लिए, अमेरिकीय संघ के लिए यह कहा जाता है कि, अमेरिकीय संघ के लिए यह कहा जाता है कि यह अविनाशी राज्यों का
अविनाशीय राज्यों का अविनाशीय संघ है। अविनाशीय राज्यों का अविनाशीय संघ है। क्लियर हो गया बच्चे? यानी जो संघ बना है बच्चे, अमेरिकन जो संघ का जो निर्माण हो रहा है, अमेरिकन जो फेडरल का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चे, वहां से स्टेट को सेपरेट होने का राइट नहीं दिया गया बच्चे। आप अलग नहीं हो सकते, वो समझौता हो गया, आपको सेपरेट होने का अधिकार नहीं है। इस वजह से बच्चे वहां पे बोला जाता है कि अविनाशीय राज्यों का अविनाशीय संघ है। तो इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछता है कि अविनाशीय राज्यों का अविनाशीय संघ अमेरिका को बोला जाता है, क्यों बोलते हैं, तो बच्चे वहां पर बताना है कि इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो संघ का निर्माण हो रहा है, अमेरिकी संघ का जो निर्माण हो रहा है, वो राज्यों के स्वतंत्र समझौते के द्वारा हो रहा है, लेकिन उस समझौते में राज्य को बच्चे अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है बच्चे, इसलिए हम लोग बोलते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। या सीधा ये कभी कभी क्वेश्चन ही पूछ लेगा तुमसे किसी पेपर में, मतलब इसी में कभी तुम पेपर दे रहे हो कि अविनाशी राज्यों का अविनाशीय संघ किसे कहा गया है बच्चे, तो अमेरिकी संघ को बोला जाता है बच्चे। क्लियर? अब आगे आओ, एक पॉइंट और है बच्चे। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में अमेरिकी संघीय व्यवस्था में अमेरिकी संघीय व्यवस्था में अमेरिकी संघीय व्यवस्था में राज्यों के बीच अमेरिकी संघीय व्यवस्था में राज्यों के बीच की समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है। समानता के सिद्धांत को अंडरलाइन कर लेना बच्चे, समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है। ठीक है, अपनाया गया है। इसलिए अमेरिका के उच्च सदन ब्रैकेट में सीनेट, अमेरिका में जो उच्च सदन होता है बच्चे, ठीक है ना, जो अपर हाउस है वहां का, ठीक है, जो अपर हाउस है बच्चे, ठीक है, उस अपर हाउस को वहां पे सीनेट बोलते हैं। अमेरिका में सीनेट बोला जाता है। और जहां सीनेट तुम लिख रहे हो वहां पे लिख लेना विश्व का सबसे ताकतवर सदन, विश्व का सबसे ताकतवर सदन, सीनेट लिख लिया, विश्व का ताकतवर, ब्रैकेट क्लोज कर लेना बच्चे, में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अमेरिका का जो उच्च सदन है बच्चे, तो वहां पे उच्च सदन के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटीज को अप्लाई किया जाता है। और प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटीज को जब अप्लाई करते हैं बच्चे, तो वहां पे जितने भी अमेरिकी संघ में राज्य आते हैं, अमेरिकी फेडरेशंस में जितने भी स्टेट आते हैं बच्चे, उन सभी स्टेटों को अमेरिकी सीनेट में इक्वल सीटें दी गई हैं, समान सीटों का बंटवारा किया गया है। हर राज्य के पास एक समान सीटें हैं बच्चे। भारत जैसा नहीं कि यूपी के पास राज्यसभा में ज्यादा है तो किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, वहां पे नहीं। अमेरिकन जो उच्च सदन है, जो अपर हाउस है बच्चे, अमेरिका का जो सीनेट है, वहां पे सभी स्टेटों को इक्वल सीटें क्या की गई हैं, डिस्ट्रीब्यूट की गई। मतलब हर एक राज्य को 2 सीटें दी गई हैं बच्चे। हर राज्य से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स आएगा सीनेट में, हर राज्य से 2 प्रतिनिधि आएगा, 2 रिप्रेजेंटेटिव, 2 से अधिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आ सकते हैं बच्चे। लगभग 110 111 लोग होते हैं, मतलब 50 या 51 या 52 राज्य आते हैं अमेरिकी संघ में, तो हर राज्य से 2 लोग आते हैं। तो ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो तुमसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अमेरिकी जो सीनेट है, वहां पे स्टेटों का इक्वल प्रतिनिधित्व किस सिद्धांत के आधार पे है, तो क्वेश्चन ऑप्शन में समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटीज के बेसिस पर ये कंसेप्ट क्या होता है, अप्लाई किया गया है बच्चे। क्लियर यहां तक बच्चे? कोई कंफ्यूजन किसी को?
बच्चे आप लोगों के सामने कुछ? ठीक है, तो मैंने अमेरिकन मॉडल था बच्चे संघवाद का, फेडरल गवर्नमेंट का, फेडरल सिस्टम का जो अमेरिकन मॉडल था ये मैंने समझा दिया। अब हम लोग किस मॉडल पे बात करेंगे? कैनेडियन मॉडल पे बात करें। और जब कैनेडियन मॉडल को देखते हैं बच्चे, तो कैनेडियन मॉडल में क्या बोला जाता है कि कनाडा में संघीय शासन का निर्माण राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि एक केंद्रीय शासन द्वारा विभिन्न इकाइयों का निर्माण किया गया बच्चे। तो जो कनाडा है बच्चे, कनाडा में जो संघीय शासन का निर्माण हो रहा है, वो संघीय शासन का निर्माण राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, केंद्रीय शासन का निर्माण किया जाता है। और केंद्रीय शासन के निर्माण के द्वारा वहां पे राज्यों का क्या होता है? निर्माण होता है बच्चे। इसलिए जो कनाडाई संविधान है, जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चे, जो कैनेडियन मॉडल है, उसमें कौन सा हम टर्म यूज करते हैं? यूनियन टर्म यूज करते हैं। इंग्लिश में कौन सा शब्द करते हैं? यूनियन। यूनियन गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में अब अंतर तुम्हें क्लियर हो गया होगा बच्चे। जहां संघ सरकार का निर्माण एक समझौते का परिणाम है बच्चे, तब तो वहां पे फेडरेशन शब्द मिलेगा। फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है और यूनियन का मतलब भी संघ होता है, लेकिन यूनियन कहां पे लिखा जाएगा और फेडरेशन कहां पे, फेडरल कहां पे आप लिखोगे, ये तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। जहां पे संघ का निर्माण राज्यों के समझौते के द्वारा, वहां पे फेडरल, और जहां पे संघ का निर्माण राज्यों के समझौते के द्वारा नहीं हो रहा है, केंद्रीय सरकार, एक केंद्रीय शासन का निर्माण किया जा रहा है और केंद्रीय शासन के द्वारा वहां पे राज्यों का निर्माण हो रहा है बच्चे। तो उसके लिए हम लोग कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी भारत में सबसे पहले केंद्रीय सरकार का निर्माण किया गया और फिर जो केंद्रीय शासन था बच्चे, उसने धीरे धीरे राज्यों का क्या किया था? निर्माण किया था। ठीक है, राज्यों का जो पुनर्गठन अधिनियम हुआ था बच्चे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो समझ में आ रहा होगा कि यूनियन शब्द हमने कहां से लिया है? तो हमने कनाडा से जो है वो यूनियन शब्द हम लेते हैं। और कनाडा में यूनियन एवं राज्यों का संविधान क्या हो जाता है? जहां यूनियन होगा बच्चे, वहां पे राज्य और संघ का संविधान क्या होता है? एक होता है। यानी संघ के ही संविधान में राज्यों का संविधान होता है बच्चे। इसीलिए भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा संविधान दिखेगा। क्यों? क्योंकि राज्यों का अलग से संविधान नहीं है। राज्यों का जो संविधान है वो संघ संविधान के क्या है? एक साथ है बच्चे। आई बात समझ में? और नेक्स्ट बच्चे कि यूनियन में बच्चे, जहां यूनियन होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के गवर्नर की नियुक्ति तथा अवशिष्ट शक्तियां यूनियन सरकार में क्या होती हैं? निहित होती हैं। ये कैनेडियन मॉडल में बोला गया था कि जो राष्ट्रपति होगा बच्चे, वो गवर्नर को क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। और जो रेजिडेंशियल पावर्स होंगी, वो रेजिडेंशियल पावर किसके कंट्रोल में होंगी? यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी बच्चे। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है बच्चे कि राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पे यूनियन सरकार राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है। कैनेडियन मॉडल फीचर है बच्चे। यानी नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं बच्चे, जो सब्जेक्ट हैं, उस पर लॉ बनाने का अधिकार किसको है? यूनियन गवर्नमेंट का। भले ही वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में ही क्यों ना आता हो, वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हो बच्चे, लेकिन वो नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, तो उस सब्जेक्ट पर लॉ कौन बना सकता है? यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी ये चीजें बच्चे। जैसे अभी मैं जब तुम लोगों को अभी भारत और भारत के साथ जो अन्य पड़ोसी राज्य हैं उनके अभी संबंधों को मैंने नहीं पढ़ाया बच्चे। जब उनके संबंधों को मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें भारत और बांग्लादेश संबंध को भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में बच्चे एनक्लेव विवाद था। एनक्लेव का मतलब होता है गांव। कुछ गांव को लेकर क्या है बच्चे? विवाद था। ठीक है, वो विवाद किसके किसके बीच में था? तो वो जो विवाद था बच्चे, एनक्लेव विवाद जो था बच्चे, वो भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि जब भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा विभाजन हुआ तो भारत के कुछ गांव जो है वो बांग्लादेश में चले गए थे और बांग्लादेश के कुछ गांव हैं जो भारत सीमा के अंतर्गत आते हैं बच्चे, और उन लोगों के पास कोई नागरिकता नहीं थी बच्चे। तो 2014 में भारतीय सरकार ने एनक्लेव रिलेटेड क्या किया था? एक लॉ लाया था और उस लॉ के तहत कुछ जमीन बांग्लादेश की, कुछ असम की और कुछ बांग्लादेश की जमीन भारत को क्या की गई थी? दी गई थी। तो जो जमीन होता है बच्चे, जो भूमि होता है, वो राज्य सूची का विषय होता है। तो बांग्लादेश की भूमि जो थी, वेस्ट बंगाल की जो भूमि यानी पश्चिम बंगाल की जो भूमि थी बच्चे, केंद्र सरकार ने कानून बनाकर किसको दे दिया? बांग्लादेश को दे दिया बच्चे।
ठीक है। और बांग्लादेश से कुछ भूमि उसने क्या किया था, लिया भी था बच्चे। भारत सरकार ने कुछ भूमि क्या किया था, उस एनक्लेव को हल करते समय लिया भी। और जब भूमि जो ली गई थी बच्चे, वो केंद्र सरकार ने वहां के जो बांग्लादेश के आसपास के राज्य हैं बच्चे, जो भारतीय राज्य, उनको जमीन क्या कर दी गई थी, दे दी गई थी। तो कहने का मतलब ये होता है बच्चे, जहाँ कैनेडाई मॉडल अपनाया जाता है बच्चे, वहाँ नेशनल इंपॉर्टेंट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं, और वो नेशनल इंपॉर्टेंट अगर स्टेट लिस्ट को से क्या हो रहा है, डिपेंडेंट स्टेट लिस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड हम क्या करते हैं बच्चे, कानून बनाने का अधिकार हम किसको दे देते हैं, सीधा ये केंद्र सरकार यूनियन को दे देते हैं। कनाडा में संघीय के लिए फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि कनाडा जो है वो राज्यों का समझौते का परिणाम नहीं है। कनाडाई संविधान निर्माता संघ सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते थे, इसलिए यूनियन शब्द इस्तेमाल किया जाता है, न कि फेडरल शब्द हम क्या करते हैं, यूज करते हैं बच्चे। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है बच्चे, 2 मिनट देना बच्चे, 1 मिनट।